नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं फाइनल रिजल्ट कल घोषित किया गया और हमारे साथ हैं अभिषेक। ओवरऑल 42 रैंक इन्होंने प्राप्त किया है और बिहार प्रशासनिक सेवा यानी कि एसडीएम के लिए इनका चयन हुआ है। और आपको हम बता दें कि 12 सालों से सेल बोकारो में काम करते रहे और उसी बीच अपना समय निकाल के सिविल सेवा की तैयारी करते रहे। पहली बार इंटरव्यू दिए और 42वां रैंक प्राप्त किए हैं। चलिए अभिषेक से ही बात करते हैं। सबसे पहले अभिषेक जी, बहुत शुभकामना आपके इस रिजल्ट को लेकर। थैंक यू सर। चलिए क्या कहेंगे रिजल्ट को लेकर? सोचे थे आप 42वां रैंक बिहार प्रशासनिक सेवा मिलेगा? और नहीं सर, ईमानदारी से कहूँ तो इस रैंक का एक्सपेक्टेशन तो नहीं था। एक उम्मीद था कहीं ना कहीं कि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू अपेयर हुआ हूँ और मेंस का एग्ज़ाम अच्छा रहा था। उम्मीद था कि रिजल्ट तो होना चाहिए, बट मैं इस रैंक के साथ बिहार प्रशासनिक सेवा में सेलेक्ट हो जाऊंगा इस चीज़ का उम्मीद तो नहीं किए थे। तो बट हाँ, रिजल्ट को लेके एक चीज़ था कि कहीं ना कहीं होना चाहिए। कौन सा प्रयास था आपका, इसके बारे में ज़रा बताएं। ये मेरा मेंस चौथा मेंस था ये, और इंटरव्यू में पहली बार मैं अपेयर हुआ हूँ। इससे पहले 1 नंबर से 67वीं में तो 4 या 5 नंबर से रह गया था। 66 में से 1 नंबर से छूट गया था इंटरव्यू कॉल। और जॉब के साथ काफ़ी मुश्किल होता था, मुझे तैयारी के लिए बहुत ही कम समय मिल पाता था। काफ़ी हेक्टिक ड्यूटी थी मेरी बोकारो स्टील प्लांट में, और एज ए सीनियर मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत आ गई थी। तो उस वजह से समय की स्कार्सिटी भी रहती थी, लेकिन हाँ, लगा रहा उस चीज़ को और आज हार्डवर्क पेज ऑफ जो कहते हैं वो रिजल्ट मुझे मिला है। अभिषेक जी, 42वां रैंक आपने लाया है। आप अपने परिवार के बारे में बताएं, शुरुआती शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं, कहाँ से आपने पढ़ाई किया, यूनिवर्सिटी लेवल पर, ये सब कुछ बताते जरा। मैं नालंदा बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा नालंदा बिहार शरीफ से ही हुई है। उसके बाद 12th के बाद मैं भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। और उसके बाद से मैं 2014 से सेल बोकारो स्टील प्लांट में कार्यरत हूँ। मेरे परिवार में मेरे पिताजी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और मेरी माता गृहिणी है। मेरी एक छोटी बहन है जो बीपीएससी का अभी तैयारी कर रही है वो। और मेरी पत्नी यहाँ बिहार सरकार में सेवक हैं, जो एक गाइडिंग फोर्स था मेरे लिए कि उनसे भी देख के काफ़ी प्रेरित रहता था और यहाँ आना था कि एक फैमिली एक साथ रहना है। तो एक प्रेरणा का स्रोत मेरी फैमिली रही है, मेरे माँ बाप का। सिविल सेवा ही क्यों, कहाँ से मिला कि सिविल सेवा में जाना चाहिए? सर, अगर मुझे बिहार आना था तो इससे बेहतर और कुछ मेरे लिए हो नहीं सकता था, क्योंकि सर मैं ऑलरेडी एक अच्छे सर्विस में था और वहाँ से छोड़ के मैं किसी और सर्विस में आता तो कहीं ना कहीं मन में वो चीज़ रहती कि और इससे बेहतर बिहार का एक प्रीमियम सर्विस सर है। तो मेरे सामने बस यही एक ऑप्शन था और मैं किसी और ऑप्शन की तरफ देख भी नहीं रहा था। मैंने सिविल सेवा शुरुआत में कुछ अटेम्प्ट यूपीएससी के दिए थे, बट अपेक्षित सफलता वहाँ नहीं मिल पाई। फिर उसके बाद से बीपीएससी की तरफ ही समर्पित था और सर काफ़ी जुझारू ये मेरा जर्नी रहा है। चलिए, आप 4 मेंस दिए, बहुत कुछ बीपीएससी में परिवर्तित होते हुए बिल्कुल सर। तो क्या कहेंगे, तैयारी कैसे किए, कैसे वेरिएशन लाए? क्योंकि 67वीं के बाद बीपीएससी एकदम से बदल गई सर। 70वीं में भी मेंस बदल गया। कहाँ से खुद से तैयारी किए या किसी का गाइडेंस लिए, कोचिंग ज्वाइन किए, मटेरियल क्या क्या पढ़े, सब कुछ बताइए ज़रा। शुरुआत में तो सर जब तैयारी शुरू किया तो मुझे तो ऑप्शनल को लेके, उस समय ऑप्शनल एक मेन पेपर था, तो ऑप्शनल को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था मैं। तो कई सारा ऑप्शनल 1-2 अटेम्प्ट में चेंज हुआ, उस वजह से भी मेरा 1-2 अटेम्प्ट तो उसमें ही वेस्ट हो गया। उसके बाद मैंने इतिहास ऑप्शनल के साथ जाने का डिसीजन लिया। हिंदी मीडियम थे या इंग्लिश मीडियम? मेरा इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम था, एसए भी इंग्लिश मीडियम था और GS1 GS2 भी इंग्लिश मीडियम में लिखा था। 66 मेरा पहला मेंस था हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ, जिसमें मेरा 1 नंबर से मेंस रह गया था। उसके बाद 67 में भी मेंस, आपको पता होगा 67 में हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ क्या हुआ था, बहुत ही कम नंबर दिया गया था, तो उस वजह से 67 वहाँ पे नहीं हुआ। फिर उसके बाद बीपीएससी में ही बहुत ज़्यादा सिलेबस चेंज हो गया, ऑप्शनल को हटा के ऐसे ले आया गया, तो मेरे लिए फिर चीज़ें काफ़ी बदल गई, प्लेग्राउंड पूरा नया हो गया। फिर मैंने उस चीज़ को अपने आप में ढाला, बीच में पीटी का भी, प्रीलिम्स का भी पैटर्न चेंज हो गया, बट मैं सर वो बदलते पैटर्न में खुद को ढालता गया, एब्जॉर्ब करता गया, सिचुएशन को समझता गया और मैं सर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ही लर्न करके आगे बढ़ा। और जहाँ तक सर स्टडी मटेरियल का है, तो मेरे पास, मैं बोकारो में था और बोकारो में
बहुत सिविल सेवा को लेके बहुत ज़्यादा कोचिंग या इस टाइप की कुछ ऑफलाइन तो कुछ था ही नहीं वहाँ पे। तो मेरी ज़्यादातर शिक्षा स्टडी जो हुई है सेल्फ स्टडी से ही हुई है। जहाँ मुझे कन्फ्यूजन होता था कहीं पे कुछ मटेरियल को लेके, कहीं पे है तो कुछ टेलीग्राम से डिफरेंट पोर्टल से वहाँ पे, और कुछ ऑनलाइन पोर्टल से भी हेल्प लेके वहाँ से अपने स्टडी मटेरियल को तैयार किया। और बोकारो में मेरे एक पुराने शिक्षक रहे हैं इतिहास के, दिलीप सर थे, उनके साथ मैं शुरुआत में कुछ चीज़ें सीखा उनसे, बहुत कुछ उनसे हिस्ट्री के बारे में जाना। फिर उसके बाद ये जो तैयारी हुई मेरी मुख्यतः सर सेल्फ स्टडी रहा। कुछ टेलीग्राम चैनल से मैं जुड़ा था जहाँ से मैं जब फंसता था चीज़ों को समझना हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास रिसोर्स नहीं हो, वहाँ का फॉलो करता था। और मुख्यतः सर किताब कौन सा मेन पढ़े आप? किताब जो किताब सभी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों को पढ़ना ही चाहिए, आपको क्या लगता है कौन सा बुक है वो? सर प्रीलिम्स के लिए तो जहाँ तक अगर कहेंगे तो हर कोई तो सर एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं। खास करके अभी आप रिसेंट का एग्जाम में साइंस का क्वेश्चंस देखेंगे तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट पिकअप किए जा रहे हैं, तो वो एक नॉन नेगोशिएबल सोर्स है। लेकिन हमारे पास टाइम का भी उतना स्कार्सिटी था कि मैं हर चीज, जो नया फ्रेश लड़का है जिसके पास समय है, जो तैयारी ही कर रहा है, तो एक कहीं से जिस्ट जहाँ से उनको एनसीईआरटी का मिल जाए, उनको एनसीईआरटी पढ़ने का अगर नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट जिस्ट कहीं से उनको मिलता है, कंपाइलेशन मिलता है, उसको वो रेफर कर सकते हैं, या कहीं कोचिंग से उनको मदद मिलता है। लेकिन बेस तो उसको रखना होगा। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक है, जैसे कि हिस्ट्री का जो भी स्टैंडर्ड बुक मार्केट में है, मैं तो खुद एक शिक्षक के तहत हिस्ट्री मेरा खुद का अपना बनाया हुआ था, उनके मार्गदर्शन में। तो मैंने अपना ही नोट्स अपने हिस्ट्री के लिए फॉलो किया क्योंकि मेरा वो ऑप्शनल भी था। और बाकी सर पॉलिटी हो गया तो उसके लिए स्टैंडर्ड सोर्स है, सब लोग वही पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने भी शुरुआत में पढ़ा, एक बार पढ़ लेने के बाद फिर वो एक बार बेस बन गया तो आगे तैयारी में सर मदद मिली। और मेंस का जहाँ तक बात है तो मेंस में सबसे मुख्य जो है इम्पोर्टेंट है सर वो आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग बिना किए हुए अगर कोई सोचेंगे कि मेंस अच्छा चला जाए तो ये बहुत मुश्किल है। आंसर राइटिंग की कला, एक आर्ट को डेवलप करना पड़ेगा, आंसर को कैसे फ्लो में लिखना है। क्योंकि मैं जब अपना 70वीं का अनइवैल्यूएटेड कॉपी दोबारा देखता था जब पोर्टल पे आने के बाद, तो मुझे अभी भी लगता था कि मैं यहाँ क्या इंप्रूव कर सकता था, उसमें और क्या फ्लो चार्ट ऐड कर सकता था, क्या मैप डायमेंशन और क्या आ सकते थे। और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छे से मैक्सिमम क्वेश्चन समझना, मेंस का क्वेश्चन समझना वो कितना आवश्यक है। नहीं तो देखते हैं मैक्सिमम लोग एक की पॉइंट देख लिए जी, उस पर बाद में क्या पूछा गया है, आलोचनात्मक है कि मूल्यांकन है कि क्या है, वो नहीं देखते हैं, बस उसी पर सारा आंसर लिख देते हैं। क्वेश्चन समझना कितना जरूरी है सिविल सेवा मेंस देने के लिए? नहीं, ये बहुत ही जरूरी है सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये क्वेश्चन समझना जो है सर ये भी एक आर्ट है सर। आपको क्वेश्चन समझना है, उसको ब्रेक करना है। कई बार एक साथ दो क्वेश्चन टेल में लगे होते हैं, तो अगर वो दोनों डायमेंशन कवर नहीं हुआ तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, इतना क्लियर है। अगर आप 38 मार्कर का जो क्वेश्चन है उसमें 20 नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन के सारे डायमेंशन क्लियर हेडलाइन के साथ कवर करना पड़ेगा कि एग्जामिनर को वो चीज दिखे कि बच्चे ने सारा क्वेश्चन में जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसको मीट किया है। अगर वो चीज नहीं मिलेगा तो फिर नंबर फिर वही 14, 12, 15, वही आपने सारे डिमांड को मीट किया, पॉइंट वाइज आंसर है, फॉर्मेटिंग सही है, जहां मैप फ्लो चार्ट जो भी मैक्सिमम आ सकता है वो आया है, एक क्वेश्चन परफेक्ट है, आपको फिर आप 2021 में चले जाइएगा। तो वहां से 5-7 नंबर का अगर जंप मिलता है एक क्वेश्चन में तो वो मुझे लगता है कि एक अच्छा मेंस का कॉपी कहलाएगा वो। क्या कहेंगे, अब एसडीएम बन गए, सपना क्या है, समाज को क्या देना है, क्या प्रयास रहेगा? सर पहले तो मैं मुझे इस रैंक का उम्मीद नहीं था, क्योंकि मैं सर इतना असफलताओं को देख चुका था कि बस मैं चाह रहा था कि इस बार बस सफल हो जाना है। पहला तो उम्मीद यही कर रहा था, बट कल का रिजल्ट देखने के बाद खुद को भी विश्वास नहीं हो रहा था, घर में भी सब लोग। वाइफ का कितना सपोर्ट मिला, क्योंकि इतना बड़ा आप सफलता प्राप्त किए हैं और बिना सपोर्ट के, वाइफ अगर फैमिली बच्चे भी हैं आपके, बिल्कुल वो अगर सपोर्ट ना होता तो मेरे ख्याल से नहीं आप निकाल पाते। बिल्कुल बिल्कुल सर है? मेरी पत्नी सर खुद बिहार सरकार में सेवक हैं, वो विद्युत विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पे कार्यरत हैं, और मेरा एक 5 साल का बेटा है। तो एक सर मेरा जो गाइडिंग फोर्स था मेरी फैमिली थी, वो हमेशा वो था कि मुझे अपने फैमिली बिहार आना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए।
अपनी पत्नी बच्चों के लिए, और एक साथ आना है। तो गाइडिंग सर, मोटिवेशन जो मुझे आता था, हर बार फेल होने के बाद दोबारा उठना और फिर पीटी से लेके मेंस फिर इंटरव्यू में जाना, सर इतना आसान नहीं होता है। और मेरी जो हिम्मत देती थी, हाँ, तो वो सर मेरी पत्नी का हमेशा भावनात्मक सपोर्ट तो हमेशा रहा ही है, और ये खुद इंजीनियर हैं तो वो चीज़ को भी समझ पाती थी कि हाँ, ये फेल्यूर जो है एग्जाम का एक पार्ट एंड पार्सल है, उसको एक्सेप्ट करना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। कभी भी अगर कोई विद्यार्थी है पहला अटेम्प्ट में हो गया बहुत अच्छा, उससे, लेकिन असफलताओं से अगर डर के पीछे हट जाएंगे तो मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता सर। अगर मैं 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में फेल हुआ, दोस्त लोग भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि कब तक तुम्हारा ये चलेगा। वहाँ भी अब मैं ऑलरेडी मेरा सर सर्विस भी वहाँ 3-4 प्रमोशन हो चुका है, मैं सीनियर मैनेजर कल नेक्स्ट ईयर मेरा एजीएम में प्रमोशन पेंडिंग था। तो मुझे अब लग रहा था कि मैं कब तक इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाऊंगा, लेकिन सर वो प्रिजर्वेंस, वो हार्डवर्क, वो पे करता है सर। जो तैयारी छात्र कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? मैसेज सर यही है कि असफलताओं से डरना नहीं है। पहला तो चीज़ है कि असफलता भी इसी प्रोसेस का एक पार्ट है, और असफलता और सफलता वही सिक्के के 2 पहलू हैं। और एक बार में असफलताओं से अगर आप नहीं घबराएंगे, उससे सीखेंगे, अगला जो एग्ज़ाम है 71वीं 70वीं में जिनका नहीं हो पाया, या 71वीं का मेंस अच्छा नहीं गया है, 72वीं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने ही है सर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपका रिसोर्स है, आप रिसोर्स को डाइवर्स मत करिए। आप एक सिंगल रिसोर्स पढ़िए, 5 बार पढ़िए, रिवाइज करिए, उसको आप प्रीलिम्स निकालिए, और उसके बाद मेंस के लिए जो भी आंसर राइटिंग जहाँ से भी करना है बट करिए। एस्से में अपना निरंतरता डेवलप करिए, कैसे एक अच्छा एस्से लिखा जाए। मीडियम आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, डजेंट मैटर। इस बार तो अभी मार्क्स आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि हिंदी इंग्लिश का भी पिछली बार कुछ डिस्पैरिटी रहा था। तो वही है सर, बस मेहनत का सर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और कोचिंग आपका कुछ भी हो, कहीं से भी मटेरियल आप फॉलो करें, अल्टीमेट जो है मेहनत स्टूडेंट को करना होगा। और आप जो भी मटेरियल उसको पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए, और विश्वास के साथ करिए कि मैं इसी को रिफ्लेक्ट करके आऊँगा। और जैसा आपने पहले बताया सर कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को समझना है मेंस में, क्योंकि सर रिजल्ट आपका मेंस का ही मार्क्स करवाएगा। इंटरव्यू एक मार्क्स है कि रिजल्ट को बेहतर कर सकता है, जैसे सर रैंक इंप्रूव कर सकता है, बट पीडीएफ में नाम घुसाने के लिए आपका मेंस का मार्क्स ही सबसे बड़ा है जी। चलिए तो अभिषेक जी थे हमारे साथ, और काफ़ी संघर्ष करने के बाद और इसके साथ साथ जॉब में रहने के बाद परिवार का साथ मिला, और अंततः 42वां रैंक प्राप्त किए हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुए हैं। और इनका सीधे यही कहना है कि मेहनत का अल्टरनेट कोई नहीं है, मेहनत आपको सिविल सेवक बनने के लिए करना ही पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। धन्यवाद सर। और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर करें, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।